नमस्कार, आप देख रहे हैं SR टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें। खास मुलाकात अस्थमा डे पर हमारे साथ नागपुर से सुप्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर आडवाणी सर हमारे साथ है। आइए जानते हैं क्या होता है अस्थमा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा अस्थमा के बारे में। सर, हमारे देश में और दुनिया में काफी लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, लेकिन वो निग्लेक्ट करते हैं अस्थमा को। हम जानना चाहेंगे आखिर क्या होता है अस्थमा। अस्थमा बेसिकली एक सांस की बीमारी है। इस सांस की बीमारी में अपनी सांस की नली जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। इससे क्या होता है कि हम जब सांस की नली सिकुड़ गई है तो सांस लेने में तकलीफ होना चालू हो जाएगी, बार बार खांसी आना चालू हो जाएगी। ये बेसिकली तकलीफ जो है ये सांस की नली में सूजन और सिकुड़न होने के कारण होती है। सर, अस्थमा के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं? अस्थमा देखिए बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अनुवांशिक, जो कि यानी फैमिली में हो सकता है कि किसी आपकी फैमिली में किसी और को है, आपके माता पिताजी को या कोई भी ब्लड रिलेटिव को हो सकता है। दूसरा होता है कि नॉन फैमिलियल यानी नॉन हेरिडिटरी, वो किसी को भी कभी भी हो सकता है। ये दो बेसिक टाइप हो सकते हैं। बाकी जो है हम इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि कोई पॉल्यूशन के कारण है, कोई किसी एक्सपोजर के कारण है। ऐसे अलग अलग टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सर, अगर हम लक्षणों की बात करें तो क्या मुख्य लक्षण अस्थमा के पेशेंट में नजर आते हैं? अस्थमा के जो बेसिक सबसे कॉमन लक्षण है, सबसे पहले होता है सांस फूलना। सांस फूलने की तकलीफ जो होती है वो बीच में कम ज्यादा होती है। किसी को किसी सीजन में या किसी मौसम में ज्यादा होती है, किसी को सुबह और शाम के वेरिएशन में दिखता है। किसी को सुबह ज्यादा है, किसी को शाम में ज्यादा है। सेकेंड कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है खांसी। खांसी भी वैसे ही होती है, कभी कम कभी ज्यादा। वेरिएशन विद द मंथ विद द सीजन, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई देता है। थर्ड कॉमन सिम्टम है वो है छाती टाइट लगना, छाती एकदम भरी हुई लगना, छाती में सिकुड़न जैसा लगना। उसके बाद कॉमन सिम्टम आता है छाती में से आवाज आना, जो कि सीटी जैसे आवाज आना यानी व्हीजिंग, जिसको हम साउंड बोलते हैं। इसके अलावा बार बार सर्दी होना, बार बार सांस की दिक्कत होना, पेट में तकलीफ होना, एसिडिटी का तकलीफ, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं अस्थमा के। सर, अगर हम निदान संबंध में बात करें तो कैसे डायग्नोज हो पाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अस्थमा है? अस्थमा के जो सबसे पहले हमको उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। हिस्ट्री यानी सिम्टम्स क्या है पेशेंट को। अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं अस्थमा से तो हम उसको आगे डायग्नोसिस के लिए जाते हैं। डायग्नोसिस के लिए सबसे बेसिक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री यानी लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हम बेसिक टर्म्स बोलते हैं इसको। इसमें हमारी जो सांस की कैपेसिटी है वो समझ में आती है कि नॉर्मल कैपेसिटी है कि कम है। कैपेसिटी कम है तो उसको हम बाद में और एक बार चेक करते हैं दवाई देने के बाद, जिसको हम पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। अगर दोनों में हमको मैच होता है कि ये अस्थमा है, अस्थमा जैसा ही स्पायरोमेट्री में दिख रहा है, तो हम कंफर्म समझते हैं अस्थमा है। इसके अलावा कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम एलर्जी की टेस्ट है कि ब्लड में इओसिनोफिल लेवल्स देखा, साथ में एलर्जी के लिए हम सीरम IgE लेवल्स देखते हैं, और कई बार चेस्ट एक्सरे देखना पड़ता है कि हम कोई और बीमारी के साथ में इसको ट्रीटमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, कि अस्थमा के साथ कोई और बीमारी तो नहीं है पेशेंट। सर, अगर हम उपचार और बचाव संबंध में बात करें तो क्या इसके ऊपर उपचार पद्धति उपलब्ध है और कैसे इससे बचा जा सकता है? सबसे पहले बचाव के लिए हम बात करेंगे। बचाव जो है इसके सिंपल बचाव है। सबसे पहले तो आपको पॉल्यूशन से, धूल से, धुएं से, एकदम तेज जहाँ पे स्मेल आती है ऐसी जगहों से थोड़ा सा दूर रहना है। कई लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे कि किसी को पेट से एलर्जी है, जैसे पक्षी है किसी घर में पेट डॉग और कैट हैं, उनमें से किसी को एलर्जी है तो उनसे दूर रहना है। घर में जो धुएं और धूल की चीजें हैं जिससे भी हम बच सकते हैं उनको हमको अवॉइड करना है, जैसे कि पर्दे हमेशा रेगुलर साफ करने हैं, बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन करनी है, बीच बीच में जो गद्दे हैं उनको धूप में सुखाते रहें, तो उसमें जो एलर्जन की लेवल रहती है वो कम रहती है। ये बेसिक तरीके रहते हैं जिससे कि हम एलर्जी से बच सकते हैं। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में है वो स्मोकिंग। कई लोगों को अस्थमा होने के बावजूद वो स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं, तो अगर स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे तो अस्थमा बढ़ते जाएगा, तो आपको उससे बचाव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब आता है ट्रीटमेंट का पार्ट। ये हो गया बचाव का पार्ट, हो गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है हम पहले एक तो कंफर्म हो गया डायग्नोसिस कि अस्थमा है कि नहीं है। अगर एक बार अस्थमा कंफर्म हो जाता है उसका ट्रीटमेंट हमको स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे बेस्ट और सिंपल ट्रीटमेंट जो होता है अस्थमा का वो है बाय इनहेलर्स। इनहेलर्स यानी अलग अलग टाइप में हो सकते हैं, जिसको हम MDI यानी मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं, या ड्राई पाउडर इनहेलर्स यानी कैप्सूल वाले जो रोटाकैप्स बोला जाता है। इस टाइप के अलग अलग प्रकार के इनहेलर्स अवेलेबल हैं, जो कि सबसे बेस्ट और सिंपल ट्रीटमेंट है, जिससे कि अस्थमा आगे भी नहीं बढ़ता है और उनकी साइड इफेक्ट्स जो इनहेलर्स के हैं वो साइड इफेक्ट भी मिनिमम है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो है उसको अस्थमा का इनहेलर से बोलते हैं। सर, इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे पर क्या एक मैसेज, क्या एक संदेश आप उन देशवासी को देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी लक्षण है अस्थमा की तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर दुर्लक्ष्य मत कीजिए और उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि वो आगे ना बढ़े और आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम अडवाणी चेस्ट एंड न्यूट्रिशन क्लिनिक की बात करें तो किस तरह की सुविधा छाती संबंधित या फिर अस्थमा संबंधित रोगों के लिए इस हॉस्पिटल में, क्लिनिक में उपलब्ध है? अस्थमा के लिए हमारे पास सारे के सारे जो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे स्पायरोमीटर है अवेलेबल है। हम उसके अलावा आगे अगर हमको लगता है कि ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए बड़े टेस्ट करने हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी है या कोई और इन्वेस्टिगेशन है, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। सर, किसी भी प्रकार के अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहते तो आपसे कहाँ और कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, हमारा क्लिनिक है माउंट रोड सदर में, अडवाणी चेस्ट एंड न्यूट्रिशन क्लिनिक के नाम से, वहाँ पे हम अवेलेबल हैं। हमारा गूगल पे भी हमारा क्लिनिक का एड्रेस और बाकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। हमारा ईमेल आईडी है advanisamir@gmail.com, दैट इज ADWANISAMER@gmail.com। आप हमसे इस पे भी संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा? हम हमारे लिए, हमको अगर आपको संपर्क करना है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे किसी पे भी संपर्क